Next natural fiber that we have to talk about is silk. After studying the various properties, various characteristics, various steps of production of wool, we have to move towards silk. Silk is an animal fiber क्योंकि ये हमें silk worms से मिलता है. एंड सिल्क वॉर्म की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज में से सिर्फ एक बॉम्बिक्स मोरी एक ऐसी स्पीशीज है जिस सिल्क वॉर्म से हम सिल्क को वाइड स्प्रेड सिल्क ऑब्टेन करते हैं. If we look about the various characteristic of silk fiber, then silk fiber is very much lustrous and soft. Silk fiber बहुत ज़्यादा soft होता है और shiny होता है, bad conductor of heat होता है, बहुत ज़्यादा elastic होता है, यानी हम उसे stretch कर सकते हैं, इसीलिए उसमें कभी भी crease easily नहीं बनती. It resist creasing. एंड इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टील वायर. और जो सिल्क फाइबर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल स्टील वायर के कंपैरिजन में होती है. एंड इट हैज़ अ पेक्यूलर नेचुरल शाइन एंड डाइज वेल. उसकी शाइन बिल्कुल नेचुरल शाइन जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है. उसके अलावा उसको हम अलग अलग कलर्स में डाई भी कर सकते हैं. And the very last characteristic is it is resistant to dust. Silk fiber में dust जो है वो easily persist नहीं करता. Now it's time to discuss the life cycle of the silk moth. That what are the various stages that a silk moth undergo during its whole life cycle. So the very first stage is laying of eggs. After mating, the female silk moth lays egg on mulberry leaves. जो सिल्क मॉथ है एक्चुअल में जब मीटिंग हो जाती है उसके बाद जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग्स ले करता है. कहाँ पर? मलबरी लीव्स पर. एग्स को ले करने के बाद और एक टाइम पे एटलीस्ट 100 ऑफ एग्स जो है वो एक फीमेल सिल्क मॉथ ले करती है कम से कम. और एग ले करने के बाद नेक्स्ट स्टेजेस हैचिंग इनटू लार्वे और कैटरपिलर. अब उन एग्स में से क्या निकलेगा? The eggs hatch into black worms called larvae और caterpillar. उन eggs में से black worms निकलते हैं, छोटे छोटे से worms निकलते हैं black कलर के, जिनको बोला जाता है larvae और caterpillar, और हम इन्हीं को silk worm भी बोलते हैं. ये जो कैटरपिलर्स हैं दे फीड ऑन मलबरी लीव्स. जिन लीव्स के ऊपर एग्स को ले किया गया था उन्हीं लीव्स पर ये फीड करते हैं. एंड फीडिंग के दौरान जब ये फीड कर रहे होते हैं मलबरी लीव्स पे, वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट फीडिंग प्रोसेस दे शेड देयर स्किन एटलीस्ट 4 times. और इसी शेडिंग प्रोसेस को बोला जाता है मॉल्टिंग. The shedding of skin of caterpillars at least near about 4 times during the feeding process is known as molting. एंड जब माउल्टिंग हो रही होती है यानी उनकी लेयर्स बाय लेयर्स उनकी जो स्किन है वो शेड हो रही होती है, उसके साथ कैटरपिलर का साइज जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है. So the second stage is hatching into larvae or caterpillars. The third stage of the life cycle of silk moth is formation of cocoons. एग्स ले हो चुके हैं, उन एग्स में से कैटरपिलर भी बाहर आ चुका है. कैटरपिलर जो है वो मलबरी लीव्स पे फीड भी कर रहा है और फीड करते करते अपनी स्किन को शेड भी कर रहा है, गिरा भी रहा है, और उसी स्किन की शेडिंग के दौरान उसका साइज भी बड़ा हो रहा है. तो जब when caterpillar grows in size it stops feeding and begin to grow into pupa. तो जब एक टाइम ऐसा आएगा जब कैटरपिलर का साइज पूरा ग्रो हो चुका है, वो अपने माउल्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है, तो कैटरपिलर क्या करेगा? वो फीडिंग स्टॉप कर देगा, यानी वो न्यूट्रिशन लेना स्टॉप कर देगा मलबरी लीव्स से, और धीरे धीरे वो कैटरपिलर किस में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा? प्यूपा में. एंड द प्यूपेटिंग कैटरपिलर. और ये जो प्यूपा में कन्वर्ट होते जा रहे हैं कैटरपिलर्स, ये क्या करते हैं? ये एक थिन सब्सटेंस सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स से. ये जो कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट हुए, इन प्यूपा के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनके हेड के ऊपर, ये उस सलाइवरी ग्लैंड में से एक थिन सा सब्सटेंस सिक्रीट करना शुरू करते हैं. और ये जो थिन सा सब्सटेंस होता है, ये जो सिक्रीशन वो करते हैं, वो प्रोटीन्स से बनी हुई होती है, और 2 प्रोटीन्स जिनका नाम है फिब्रोनिन एंड सेरिसीन. इन 2 प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई होती है वो सिक्रीशन जो प्यूपा जो है, जो कि कैटरपिलर से बना है, वो सिक्रीट करता है अपने सलाइवरी ग्लैंड से.
और ये जो कैटरपिलर है जब ये सिक्रीट करते हैं ना, तो वो अपने हेड को कॉन्टिन्यूअसली ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ताकि वो अपने बॉडी के अराउंड 8 जैसा फिगर बना सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी के पूरे इर्द गिर्द जब वो ऐसे ऐसे घूमेंगे तो वो जो सिक्रीट करते जा रहे हैं वो सिक्रीशन जो है, एक्चुअल में उस सिक्रीशन के साथ क्या होता है, वो हार्ड हो जाती है जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है। यानी वो सिक्रीट करते जा रहे हैं, वो बाहर एयर के कांटेक्ट में सिक्रीशन आती जा रही है, वो लिक्विड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया वो हार्ड हो गया। तो इस तरीके से वो एक्चुअल में वो जो सिक्रीशन है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाती है, वो सिल्क फाइबर है। तो इस तरीके से वो जो प्यूपा है उनके पूरे बॉडी के बाहर सिल्क फाइबर की कवरिंग बनती जाती है। एंड द कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर विद प्यूपा इनसाइड इट इज कॉल्ड कोकून। और यही सिल्क फाइबर्स की कवरिंग पूरी, ये जो पूरी ऐसे कवरिंग बन जाएगी और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्यूपा। इसी पूरी कवरिंग को सिल्क फाइबर की विद प्यूपा इनसाइड इट हम क्या कहते हैं, कोकून। उसके बाद कोकून फॉर्म होने के बाद लास्ट स्टेज जो है सिल्क मॉथ लाइफ साइकिल की, वो है इमर्जेंस ऑफ अडल्ट सिल्क मॉथ। वो जो कोकून है जब उसकी फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद उसमें से एक न्यू अडल्ट सिल्क मॉथ वापस से बाहर आ जाएगा उस कोकून को ब्रेक करके। और फिर वो जो सिल्क मॉथ है वो वापस से ये पूरी स्टेज को 4 स्टेप्स को फॉलो करेगा टू गिव बर्थ टू नेक्स्ट अडल्ट सिल्क moth. So these are the various stages of the life cycle of the silk moth. Here is the diagrammatic representation of the life cycle of a silk moth. जो एक सिल्क मॉथ है, डायग्रामेटिकली हम उसकी लाइफ साइकिल को कैसे दिखा सकते हैं। सपोज अडल्ट मॉथ है, मेटिंग हुई, मेटिंग के बाद जो फीमेल सिल्क जो सिल्क वॉर्म होगा, जो फीमेल मॉथ होगा अडल्ट मॉथ, वो एग ले करेगा। लेइंग ऑफ एग के बाद उस एग की हैचिंग होगी जिसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो निकलेगा। वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करेगा काफ़ी टाइम तक। फीड करने के बाद इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट कैटरपिलर। उसके बाद कोकून की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर कोकून की हैचिंग होगी, यानी कोकून में से एक मॉथ, अडल्ट मॉथ जो है वो निकलना स्टार्ट होगा। एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग द अडल्ट मॉथ अगेन। So this is the diagrammatic representation of the life cycle of a silk moth. The process of rearing of silkworms for the production of silk is known as sericulture. सिल्कवॉर्म्स का रियर करना, उन्हें पालना, उनकी डोमेस्टिकेशन करना सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेरीकल्चर। एंड सेरीकल्चर में जो कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनमें नंबर 1 क्या है, A female silk moth lays hundreds of eggs that are collected and placed on a strip of cloth or paper. फीमेल सिल्क मॉथ ने जो हंड्रेड्स ऑफ एग वो ले करती है मलबरी लीव्स पर, उन सभी एग्स को कलेक्ट करके पेपर या क्लोथ की स्ट्रिप पर रखा जाता है। उसके बाद उन सभी एग्स को ऑप्टिमल टेम्परेचर कंडीशंस में रखा जाता है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एग्स हैच हो और उनमें से सिल्क वॉर्म या लार्वा या कैटरपिलर जिसे हम कहते हैं वो बाहर आए। उसके बाद इन सिल्क वॉर्म्स को एकदम क्लीन ट्रे में रखा जाता है जिसके अंदर मलबरी लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके रखा जाता है। उसके बाद न्यूज़पेपर को प्रॉपर्ली स्प्रेड किया जाता है उन ट्रे में ताकि अगर कोई मॉइस्चर वहां हो लीव्स में से तो वो मॉइस्चर जो है न्यूज़पेपर उन्हें एब्जॉर्ब कर ले और जो कैटरपिलर हमने उनके ऊपर रखे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन ट्रेस को प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है कुछ दिनों बाद। और सिल्क वॉर्म्स को इन मलबरी लीव्स पर कम से कम 20 से 35 डेज के लिए फीड होने देते हैं। और इसी फीडिंग के दौरान पे जो अभी हम बात करके हटे हैं कि ड्यूरिंग द फीडिंग द सिल्क वॉर्म्स शेड देयर स्किन विच प्रोसेस इज नोन एज माउल्टिंग। उसके बाद द कैटरपिलर्स आर देन मूव टू स्मॉल चैम्बर्स ऑफ बैम्बू ट्रे टू स्पिन द कोकून्स आफ्टर दे स्टॉप ईटिंग एंड बिगैन टू प्यूपेट। जब कैटरपिलर में से प्यूपा निकलने लगता है, जब वो अपनी फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, तो उस टाइम पे कैटरपिलर्स को बैम्बू के ट्रे में रखा जाता है इस तरीके से जहां पर कोकून स्पिन होते हैं कैटरपिलर्स के थ्रू। मतलब वो अपना हेड जो है वो प्रॉपरली मूव करेंगे 8 की शेप में और उस लिक्विड को सिक्रीट करेंगे जिसके अंदर 2 प्रोटीन्स होंगे और
और जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जो एक्चुअल में सिल्क फाइबर होता है। उसके बाद इन जो ट्रेज हैं उनको क्या किया जाता है, उनको छोटे छोटे रैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर इजीली सिल्क वॉर्म जो है वो कोकून्स को स्पिन कर सके। और स्पिनिंग में, ये जो कोकून्स की स्पिनिंग है, इसमें एटलीस्ट 3 to 7 days लगते हैं इस प्रोसीजर को पूरा होने के लिए। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स दैट आर टेकन केयर ऑफ अंडर द सेरीकल्चर। सो नाउ लुक एट द स्टेप्स through which we can obtain silk from these cocoons that have been prepared at the last stage. Now let's look at the various steps that are carried out during the silk production. हम cocoon से silk कैसे बनाते हैं? Let's look at those steps. The very first step is boiling of cocoon. As the name suggests, जो cocoons होते हैं जो हमें silk worm से मिले, उनको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर में रखते हैं या फिर हम उन्हें हॉट सन के नीचे ड्राई होने के लिए रखते हैं। उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो उस कोकून के अंदर प्यूपा है वो किल हो जाता है। सो कोकून्स आर सब्जेक्टेड टू बॉइलिंग वाटर और टू द हॉट सन टू किल प्यूपा इनसाइड देम। एंड उसके अलावा इस बॉइलिंग से क्या होता है, द प्रोटीन that was present inside the cocoon that gets dissolved so that silk fiber can be separated from the cocoons. तो ये दो चीजें होती हैं। During the boiling of cocoon in the hot water, the pupa inside them gets killed and the protein present in the cocoon get dissolved and the silk fibers can be separated from the cocoon, and this process is known as degooming. So degooming process क्या है, the boiling of cocoons under the boiling water to kill pupa and to dissolve the protein so we can get the silk fiber separated from the cocoon. This process is known as degooming. Second stage आती है reeling. रीलिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फाइबर्स आउट ऑफ द कोकून। उन कोकून्स में से फाइबर्स को, सिल्क फाइबर्स को बाहर निकाल लेना, इस प्रोसेस को रीलिंग बोला जाता है। एंड बहुत सारे कोकून्स में से अलग अलग फाइबर्स निकाल के उनको ज्वाइन करके ट्विस्ट किया जाता है एक साथ, और वो जो फाइबर बनता है उसे बोला जाता है रॉ सिल्क, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ सिल्क। एंड द वेरी लास्ट स्टेप इज डाइंग ऑफ रॉ सिल्क। जो हमारी रिक्वायरमेंट है या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उसके डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग जो रॉ सिल्क फाइबर्स हैं उन्हें अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है और फाइनली फिर उसे वीव करके उससे क्लोथ फैब्रिक बनाया जाता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज इंडिया इज द second largest producer of silk after China. China is the first producer of silk and उसके बाद इंडिया जो है that is the second largest producer of the silk. और जो इंडिया में मेजर स्टेट्स है जहां पर सेरीकल्चर होता है, these states are कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश and उड़ीसा. So it is about the 3 steps that are involved in the silk production.